नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई कुछ बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक उपज के लिए करें भिंडी की उन्नत तकनीक से खेती। फसलों में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग और इससे होने वाले लाभ। हमारे प्रदेश में सब्जियों में भिंडी की खेती बड़े क्षेत्रफल में की जाती है, लेकिन देखा जाता है कि अधिकतर किसान इसकी बुवाई से लेकर फसल प्रबंधन तक कुछ न कुछ कमियां कर देते हैं और किसानों को प्रति एकड़ कम उपज की प्राप्ति होती है। तो हमारे जो किसान भिंडी की खेती करना चाहते हैं वे इसकी खेती किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय सुमेरपुर के डॉक्टर RL भारद्वाज। भिंडी की खेती जो है जायद और खरीफ दोनों मौसम में की जा सकती है। इसके लिए महत्वपूर्ण यह है कि अंकुरण के लिए कम से कम 15 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। भिंडी के लिए मृदा बलुई दोमट से भारी मिट्टी तक इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। आवश्यक यह है कि मृदा का pH मान 6.5 से 7.5 के मध्य हो और पर्याप्त मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर जैविक खाद उपस्थित हो तो इसका उत्पादन ज़्यादा अच्छा होता है। खेत को तैयार करने के लिए एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से और उसके बाद में 2 बार कल्टीवेटर चला करके पाटा लगा के खेत को तैयार किया जा सकता है। भिंडी की फसल से ज्यादा उपज लेने की गोबर की सड़ी खाद 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में प्रयोग करें। इसके अलावा नत्रजन 60 किलोग्राम, फास्फोरस 30 किलोग्राम, पोटाश 30 किलोग्राम प्रयोग करते हैं। यूरिया की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय खेत में प्रयोग करें। जहां तक हम बात करें उन्नत किस्मों की तो अर्का अभय, अर्का अनामिका, को1, गुजरात भिंडी 1, हिसार उन्नत, परभनी क्रांति, ऐसी काफी सारी किस्में हैं जिनका उपयोग हम आसानी से कर सकते हैं। और इसके अलावा भी निजी क्षेत्र में भी भिंडी के काफी हाइब्रिड्स अच्छी उत्पादन देने वाले हैं, हम उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। गर्मी में भिंडी की फसल लेने के लिए 18 से 20 किलो बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, क्योंकि जायद की फसल में कुछ अधिक बीज की आवश्यकता होती है। साथ साथ में ही उन्नत किस्मों को बोने से पहले उनका बीज उपचार अति आवश्यक है और बीज उपचार करने के लिए 2 ग्राम बावस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से आवश्यक होती है और लगाने से पहले इसकी जो क्रॉप जियोमेट्री हम रखें वो 45 × 45 सेंटीमीटर की रखनी है। किसान भाइयों, बहुत अच्छा होगा अगर हम इसको ड्रिप सिंचाई पद्धति से उत्पादित करें, क्योंकि इसका जड़ तंत्र काफी मजबूत होता है और अगर हम इसको सही समय पे पानी देते हैं और थोड़ा थोड़ा करके पानी देते हैं तो इसके उत्पादन बढ़ने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है। बुआई करने के बाद में दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है खरपतवार नियंत्रण। और खरपतवार नियंत्रण का उपाय जो है रासायनों के बजाय मैनुअली जो कार्य करके किया जाए जिससे ज़्यादा अच्छा रहता है, उससे जड़ें भी खुलती है और इसके उत्पादन करने की क्षमता भी बढ़ती है। तो इसके लिए हमें बुआई करने के बाद में लगभग 25 से 30 दिन बाद प्रथम निराई गुड़ाई और उसके 15 दिन बाद में दूसरी निराई गुड़ाई हमें करनी चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, ध्यान रखने की बात यह है कि इसको सिंचाई कितने अंतराल पे करनी चाहिए। ये सब्जी है, अधिक उत्पादक होता है, कम समय में तैयार होने वाली फसल है, इसलिए पानी की आवश्यकता भी ज़्यादा है। सामान्यतया अगर बूंदार सिंचाई पद्धति अपनाते हैं तो 3 से 4 दिन के अंतराल पे उसको पर्याप्त मात्रा में पानी देने की आवश्यकता होती है और अगर हम क्यारी विधि अपनाते हैं तो 7 से 8 दिन के अंतराल पे एक बार अच्छी तरह से पानी देने की आवश्यकता होती है और इसी अनुपात में हमें इसे दोहराना होता है। किसान भाइयों, भिंडी की फसल में कई प्रकार के कीट रोगों का प्रकोप होता है, जिनके चलते किसानों को भारी नुकसान होता है।
तो इस नुकसान से बचने के लिए भिंडी की फसल में लगने वाले कीट रोगों का नियंत्रण करना जरूरी है। इसमें मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाने वाले कीटों में से सफेद मक्खी प्रमुख कीट है, जो पत्तियों रस सोच करके पौधों को कमजोर बनाता है और उससे भी ज्यादा नुकसान यह वायरस का ट्रांसमिशन करता है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 ml मात्रा 3 लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव करें। इसके साथ में दूसरा जो है, इसमें हरा तेला और लाल मकड़ी ऐसी समस्याएं भी बहुत ज़्यादा आती है। लाल मकड़ी के लिए ऊमाइट्स और एक्रीसाइड जो है आधा ml प्रति लीटर के हिसाब से मिला करके उसका छिड़काव करें। और दूसरे प्रकार के अगर कीट लगते हैं तो उसके लिए मेलाथियन 50 cc 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करने से काफ़ी लाभ होता है। दूसरी इसकी प्रमुख समस्या जो आती है वो आती है वायरस की। वायरस का अभी अपने बात हुई कि वायरस जो है सफ़ेद मक्खी के द्वारा ट्रांसमिट होता है। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप क्लीन कल्टीवेशन रखें और सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज़ यह है कि जो भी पौधा ग्रसित हो जाता है उसको तुरंत प्रभाव से वहाँ से निकालें और उसके बाद इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें। इसके अलावा भिंडी में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें NPK 19-19-19, NPK 18-18-18 आदि का छिड़काव भी, पर्णीय छिड़काव भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, अगर हम इस फसल का बहुत अच्छे से प्रबंध करते हैं और समय पर लगाते हैं, बीज दर ठीक ढंग से रखते हैं, क्लीन कल्टीवेशन करते हैं, तो ये बहुत ही आर्थिक महत्व की फसल है और इसका बाजार भाव भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो इस पर ये आप भिंडी का उत्पादन करें और अधिक लाभ कमाएं। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। फसलों में रोगों से काफी नुकसान होता है, जिन पर नियंत्रण पाने के लिए रासायनिक दवाओं का प्रयोग किया जाता है, जिससे रोगों का नियंत्रण तो हो जाता है, लेकिन इन रासायनिक दवाओं का बुरा असर मिट्टी और उत्पाद पर पड़ता है। जबकि ऐसे कई जैविक उत्पाद बाजार में उपलब्ध हैं जिनका आप फसलों में प्रयोग करके रोगों का प्रबंधन कर सकते हैं। और इसी के अंतर्गत आज हम आपको ट्राइकोडर्मा फफूंदनाशी के बारे में बताएंगे, जिस पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर वेदरतन। किसान भाइयों, आपकी फसलों में बहुत सारे रोग लगते हैं और ये रोग फफूंद के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा और अन्य जो कारण हैं उनके द्वारा लगते हैं। और इसके प्रबंधन पर बहुत सारा आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, रसायनों का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम इस बात को जान लें, हमारे किसान भाई इस बात को जान लें कि इनका प्रबंधन बिना किसी रसायन के प्रयोग के भी काफ़ी हद तक हम कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो किसान भाइयों, आज मैं आपसे इसी बारे में बात करना चाहता हूँ। किसान भाइयों, जानते हैं आपकी एक ट्राइकोडर्मा नाम की एक फफूंद है जो कि मृदा में पाई जाती है। और इस फफूंद के अंदर ये विशेषता है कि अगर ये मृदा में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे तो हमारे जो भूमि जनित और बीज जनित बीमारियां हैं, जैसे जड़ सड़न है, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो जो है कम हो जाती हैं। लेकिन हमारी मृदा में रसायनों के प्रयोग से धीरे धीरे कम होती गई हैं, इसलिए हम वैज्ञानिकों ने इसको मृदा से अलग करके रखा और इसका जो है प्रयोग किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि कैसे इसको प्रयोग करें। फसलों को रोगों से बचाने का सबसे सुरक्षित और आसान उपाय है ट्राइकोडर्मा का खेत में प्रयोग और बीजोपचार करना, जो कम खर्चीला होने के साथ साथ पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफी अच्छा है। तो किसान भाई अपनी फसलों में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कब और कैसे करें, इस बारे में आइए जानते हैं। तो जो ट्राइकोडर्मा है एक तरह की फफूंद है जिसकी विशेषता यह है कि रोग फैलाने वाले जो फफूंद हैं उनको ये खत्म कर देती है। अब इसका प्रयोग कैसे आप करें? इसका प्रयोग बड़ा आसान है। पहला तरीका तो यह है कि इसका प्रयोग आप बीज शोधन के रूप में कर सकते हैं कि बुआई से पहले अगर 4 से 5 ग्राम मात्रा ट्राइकोडर्मा उत्पाद की आप 1 किलोग्राम बीज के लिए उसको शोधित कर दें तो बीज जनित जो बीमारियां हैं वो काफ़ी हद तक अपने आप मैनेज हो जाती हैं। इसके अलावा जो भूमि जनित बीमारियां हैं
उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसको ट्राइकोडर्मा की हम 2.5 किलोग्राम मात्रा आप ले लें और 60 से 65 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला दें अच्छी तरह से और उसको नम कर दें। नम करने के बाद किसी गीले बोरे से उसको ढक दें। यह काम जो है छायेदार जगह पर करना चाहिए, ज़्यादा धूप वहाँ पर नहीं आनी चाहिए और इसको 6-7 दिन के लिए आप छोड़ दीजिए। तो इस बीच क्या होगा कि जो ट्राइकोडर्मा के बीजाणु हैं वो पूरे 60-70 किलो गोबर की खाद में फैल जाएंगे और प्रति हेक्टेयर की दर से इसको खेत की अंतिम जुताई करते समय, यानी जब आप खेत की तैयारी करते हैं तो अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर की दर से इसको खेत में मिला दें। ध्यान देने की बात यह है कि खेत में थोड़ी सी नमी बने रहना आवश्यक है। तो उस तरह से खेत में जो ट्राइकोडर्मा है पूरे फैल जाएगी और इस प्रक्रिया को आपको 2-3 बार, यानी सीजन में, रबी में, खरीफ में और फिर रबी में, इस तरह से अगर आप 2-3 सीजन में कर लेते हैं तो मृदा के अंदर, यानी खेत की मिट्टी जो है उसके अंदर ट्राइकोडर्मा की इतनी मात्रा फैल जाएगी कि जो रोग फैलाने वाले हमारे जो फफूंद हैं, जैसे राजक्टोनिया है, आर्टेनेरिया है, हेलमिंथोस्पोरियम है, फ्यूजेरियम है, तो इससे पैदा होने वाली बीमारियां अपने आप को प्रबंधन उनका हो जाएगा। एक तरह से और इसको प्रयोग कर सकते हैं कि जैसे नर्सरी के पौधे जो लगाते हैं, विशेष करके टमाटर है, मिर्च है, बैगन है, गोभी है, जिनकी पौध तैयार करके तब खेत में लगाते हैं, तो जब हम नर्सरी की बेड तैयार करते हैं उसमें भी ट्राइकोडर्मा को हम मिलाएं और पौध को मुख्य खेत में लगाने के पहले अगर इसको पानी में हम इसका घोल बना करके और 4-5 घंटे के लिए उस पौध को उसमें रख दें तो उसके ऊपर भी ट्राइकोडर्मा की एक तरह से परत चढ़ जाती है और ऐसे शोधित उपचारित पौध को अगर हम फिर सुखा करके और खेत में लगाएं तो इससे भी जो प्रारंभिक अवस्था में जो लगने वाली बीमारियां हैं उनको बहुत हद तक आप बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये ट्राइकोडर्मा फफूंद है जो कि बाजार में भी उपलब्ध है, लेकिन अच्छा होगा कि आप किसी विश्वसनीय स्थान से, विश्वविद्यालय से या कहीं सरकारी जगह से इसको क्रय करें और इसका प्रयोग करें तो निश्चित रूप से आपकी फसलों में जो फफूंद से लगने वाली बीमारियां हैं, चाहे वो बीज जनित हों या मृदा जनित हों, उनसे अपनी फसल को आप बचा के और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। मौसम विज्ञान विभाग जयपुर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आजकल गेहूं में आर्मी वर्म इल्ली द्वारा हानि पहुंचाई जाने की संभावना है। नियंत्रण हेतु क्विनालफास 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। भुरकाव के लिए क्विनालफॉल 1.5% या मिथाइल पैराथियान 2%, 25 किलो पाउडर भुरकाव यंत्र की सहायता से भुरकाव करें। गेहूं एवं अन्य फसलों में दीमक एवं जड़माहू की रोकथाम के लिए सिंचाई के माध्यम से क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC 2 लीटर प्रति हेक्टेयर सिंचाई के साथ दें या 2 लीटर क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC 100 किलोग्राम रेत में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव कर हल्की सिंचाई करें। मोइला कीट के नियंत्रण हेतु फसलों में डाइमिथोएट 30 EC या मिथाइल डिमेटोन 25 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। जयद मूंगफली की बुआई हेतु खेत की तैयारी करें व निम्न किस्मों का प्रयोग करें: TAG 24, TG 37A, GG2, DH 86। इन किस्मों के बीजों की उपलब्धता के लिए किसान भाई विश्वविद्यालय की मूंगफली परियोजना, राजस्थान राज्य बीज निगम कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी ले सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रामपुरा, जिला जयपुर के हनुमान सिंह ने। आपने बायोगैस लगाने पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
देखते हैं गांव में या कहीं भी, हमारे पास 5 गाय है, 10 गाय है। किसान भाइयों, इन 10 गायों से कितना दूध देते हैं ये गायें, हमें इसी पे ध्यान रहता है। क्या हमने अभी तक भी बहुत कच्चा सोचा है या बहुत कम सोचा है कि हमारा जो गोबर है वो किस यूज में, हम किस उपयोग में ले सकते हैं? कि एक तरफ तो हमारे पास दुनिया भर का हर गांव में रोडियों में गोबर पड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ गांव में साहब कभी अपनी LPG के सिलेंडर नहीं मिलते हैं, कभी हमारी लाइट नहीं आती, हमारे कोई विद्युत नहीं मिल रहा है। हमने सोचा कि क्यों ना एक किसानों के लिए ऐसा एक मॉडल बनाने पे काम किया जाए जिसमें उस गोबर से पशुपालक के घर या एक ग्रामीण स्तर पे एक बड़ी परियोजना लगाया से जा सके, जिससे कि उस गोबर से जो मेथेन उत्पादन होता है उस मेथेन को रोकें हम, और उससे एनर्जी उत्पादन करें और उससे विद्युत उत्पादन करें। हमारे राज्य के लगभग सभी किसान पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और इन पशुओं का पालन करके अधिक दूध का उत्पादन भी ले रहे हैं। लेकिन अधिकतर किसान पशुओं का गोबर सीधे खेतों में प्रयोग करते हैं। यदि किसान इस गोबर का उपयोग गोबर गैस बनाने में करे तो इससे कई फायदे होंगे। हमारे यहाँ गोबर गैस के मुख्यतः 3 डिजाइन प्रसिद्ध हैं, जिसमें सबसे पहले है KVICS बायोगैस संयंत्र, दूसरा है जनता बायोगैस संयंत्र और तीसरा है दीनबंधु गैस संयंत्र। इन डिजाइनों को नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। जिसमें बात करें यदि दीनबंधु गैस संयंत्र की, तो इसकी आकृति मटका के आकार की होती है, जो 2 गोले से मिलकर बनी होती है। संयंत्र की नींव तवे के आकार की होती है और डाइजेस्टर एवं गैस ड्रम एक ही इकाई में बने होते हैं। इनमें गोबर व पानी को घोलकर इनलेटर पाइप द्वारा डाला जाता है। इस संयंत्र की डिजाइन 1 घन मीटर से 6 घन मीटर तक उपलब्ध है और इसका निर्माण ईंट, रेत, सीमेंट आदि से किया जाता है। इसे लगवाने के लिए किसानों को शासन द्वारा अनुदान भी मिलता है। तो इस परियोजना में सबसे पहली जरूरत होती है, पहली चीज वो है ताजा गोबर की, जो कि हमारे फार्म पे अभी 300 गायें और भैंसें उपलब्ध है, उसका हम लेते हैं। दूसरी चीज हमें चाहिए थी एक ऐसा बायोगैस प्लांट जो कि इस गोबर को स्लरी में कन्वर्ट करे और साथ ही साथ बायोमेथेन पूरी की पूरी यूज कर सके। तो किसान भाइयों, हमने ये बायोगैस प्लांट लगाया। इस बायोगैस प्लांट की जो क्षमता है वो कुल मिला के 200 मीटर क्यूब है, यानी कि इसमें एक बार में 200 मीटर क्यूब के बराबर जो उसका वेस्ट है पशुओं का वो रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 200 मीटर क्यूब का मतलब कैसे निकालें, तो उसमें मैं सीधा सीधा कहूंगा कि 2000 किलो गोबर एक दिन में हम यहाँ से ले जाके इसके अंदर काम में ले सकते हैं। तो ये 2000 किलो गोबर को डालने का आप एक प्लेटफॉर्म देख रहे होंगे। हमने सीधा ऑटोमेटिक सिस्टम रखने की कोशिश की कि ट्रैक्टर ऊपर आ जाए और इसमें खाली हो जाए। यहाँ पे इसकी मिक्सिंग होती है। यहाँ पे एक बात मैं और जोड़ूं कि जो किचन वेस्ट होता है, जिसमें कि छोटा छोटा आपका रोज का कचरा बचता है, वो कचरा भी सड़ेगा और उस कचरे से भी आपका जो है मेथेन निकलेगी। वो मेथेन भी अगर हम रोकेंगे तो इन पर्यावरण के लिए भी अच्छी रहेगी, साथ साथ एनर्जी भी हम बना पाएंगे। तो उसके लिए भी हमने हमारे हॉस्टल से शुरुआत कर दी है। ये आप जो ड्रम देख रहे हैं, इसमें जो हॉस्टल का जो किचन का जितना भी कूड़ा होता है वो हम ढका के रखते हैं और दूसरे दिन हम इसमें लाके डाल देते हैं। और ये लगभग 200 किलो वेस्ट हमारे पास आता है और इससे हम न करते 5 से 10 आदमियों का खाना रोज का बना सके, इतनी ऊर्जा हम उत्पादित कर रहे हैं। उसके बाद ये गोबर स्लरी के रूप में बाहर निकलता है। किसान भाइयों, 1 घन मीटर बायोगैस संयंत्र की अनुमानित लागत 10,000 रुपए। शासन द्वारा 1 घन मीटर आकार का बायोगैस संयंत्र बनवाने पर 5500 रुपए अनुदान देय है। बायोगैस संयंत्र के साथ टॉयलेट बनवाने पर शासन द्वारा अनुदान देय है। 2 घन मीटर आकार के गोबर गैस संयंत्र हेतु 50 किलो गोबर व 50 लीटर पानी प्रतिदिन मिलाते हैं। गोबर गैस स्लरी में अधिक संख्या में पोषक तत्व पाया जाता है, जो खेती के लिए काफी उपयोगी है। सिंपल अब मैं बात करूं कि लागत क्या है और कितना इसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अलग अलग कैपेसिटी के प्लांट हैं, अलग अलग चीज में अपन कर सकते हैं। अगर घर का प्लांट करें तो सरकार 40% तक सब्सिडी हमें देती है। उस 40% सब्सिडी को लगा के हम मुश्किल से कुछ 40-50 हज़ार में अपना घर का लाइट उत्पादन और अपने घर की जो गोबर गैस उत्पादन कर सकते हैं, जिससे कि हमारे घर पे खाना आराम से बन जाए और हमारे यहाँ पे लाइट भी, विद्युत भी उत्पादन हो सके। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी पैदावार के लिए प्याज की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। अधिक उपज के लिए करें गन्ने की उन्नत तकनीक से खेती। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।